है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। 75 साल का हिंदुस्तान एक संख्या या आंकड़ा नहीं है, करोड़ों लम्हों का सफर है और लम्हे में संघर्ष है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में उन्हीं सफर की यादों को ताजा करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम उठे, गिरे, फिर चले, डगमगाए और ऐसे ही करते करते हमने रफ्तार भर ली। तो पेश है आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल का ये सफर। भारत आज़ादी के 75 साल बाद दुनिया की तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर आया है। इकोनॉमी के मोर्चे पर पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा। कई बार दुनिया को ऐसा लगा अब भारत आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमने हर बार गिरकर अपने आप को उठाया, अपनी गलतियों से सबक सीखा और फिर फर्राटा रफ्तार पर चल पड़े। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक नजर हमारी इस कालजयी यात्रा पर। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत की अर्थव्यवस्था के साथ। क्या किया जाए जब आपकी जीडीपी 3% और जनसंख्या 13% की रफ्तार से बढ़ रही हो? क्या किया जाए जब 88% नागरिकों को पढ़ना लिखना नहीं आता है? क्या किया जाए जब लोगों की औसत आयु केवल 32 साल हो? और क्या किया जाए जब सैकड़ों साल बाद विदेशी शासन से आजादी मिली हो और सीने पर बंटवारे का जख्म लिए लाखों लोग कैंपों में पड़े हों? ना जाने कितने सवाल थे जो 1947 में तैर रहे थे, लेकिन 75 साल की तस्वीर इन तमाम सवालों का जवाब दे रही है। 75 साल बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब से 10 साल बाद से भी कम समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। आज देश में 4 से 3 भारतीय अब पढ़े लिखे हैं। औसत आयु 1947 में 32 साल थी, वो अब 70 साल तक पहुंच गई है। लेकिन ये भारत रातों रात नहीं बदला। 1950 में भारत ने योजना आयोग की स्थापना कर पहली पंचवर्षीय योजना लागू कर दी, जिसका मकसद साफ था, कृषि क्षेत्र को मजबूती देना, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना और खेती के लिए सिंचाई पर जोर देना। भारत की सोच साफ थी, पहले कृषि क्षेत्र में जान फूंकना था और फिर उद्योगों को मजबूत करना। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर फोकस रखा गया, जिसमें आधारभूत और भारी उद्योगों को बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। सब ठीक ही चल रहा था, भारत अपने पांव पर खड़ा हो रहा था। तभी 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसका असर ये था कि देश में खाने की कमी हो गई और महंगाई भी बेतहाशा बढ़ने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी और इस डगमगाती इकोनॉमी को संभालने के लिए जल्द ही ठोस तरीके निकालने थे। और इसी वक्त एम.एस. स्वामीनाथन ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के बीज बोए। गेहूं की नई किस्में पेश की गई, खाद और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। ये कोशिश रंग लाने लगी और 25 साल से भी कम वक्त में भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इसके क्रांति के बाद देश में एक और क्रांति आई, श्वेत क्रांति, जब सरकार ने दूध पर अपनी नजरें गड़ा दी, वर्गीज कुरियन को शामिल कर लिया। 2 दशकों के भीतर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया और आज ये वैश्विक दूध उत्पादन का 22% से अधिक का हिस्सा है। लेकिन देश की तरक्की की रफ्तार को एक बार फिर से ब्रेक लग गया, जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। 21 महीने के आपातकाल के बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार, जिसने जनवरी 1978 में काले धन को खत्म करने के इरादे से 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया।
लेकिन ये कदम कारगर साबित नहीं हुआ। इसके बाद भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसमें विदेशी कंपनियों के भारत में हिस्सेदारी को 40% तक कम करने को कहा गया, जिसके बाद IBM और कोका कोला ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। आगे चलकर इसका फायदा भारतीय IT सेक्टर को मिला। विप्रो, SCL और TCS जैसी कंपनियों ने कभी पीछे मुड़कर इसके बाद नहीं देखा, और यही वजह है कि आज भारत का IT क्षेत्र अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होकर देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। भारत की तरक्की में एक और बड़ा मौका आया 1983 में, जब पहली बार गुड़गांव कारखाने से पहली मारुति कार निकली और मेड इन इंडिया इस कार ने कमाल कर दिया और एक तरह से ऑटो सेक्टर में क्रांति ला दी। इसके बाद साल 1984 में 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के एक फैसले ने भारत की दिशा बदल दी, जब उन्होंने भारत की दूरसंचार क्रांति को तेजी से ट्रैक करने के लिए टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र की स्थापना की। और आज तस्वीर दुनिया के सामने है। 40 साल से भी कम समय के बाद भारत ने 5G तकनीक पेश की है, लेकिन इस राह में धक्के भी कम नहीं लगे। 1990 में देश को एक और आर्थिक झटका लगा, जब भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जब विदेशी भंडार लगभग शून्य हो गया था, जब देश का कर्ज बढ़ता जा रहा था, जब देश को सारा सोना गिरवी रखना पड़ा, जब भारत कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया था, तब देश ने लिया सबसे बड़ा जोखिम। तारीख थी 24 जुलाई 1991। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों की जोड़ी ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसने भारत में एक नई और खुली इकोनॉमी की नींव रखी। इसी के साथ शुरू हुआ उदारीकरण का दौर, खत्म हुआ लाइसेंस परमिट राज और शुरू की गई कई विनिवेश योजनाएं। आयात निर्यात नीति में बदलाव किया गया। निजी पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी निवेश और हस्तक्षेप करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम था खुले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश का फैसला। देश ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया था, तब RBI ने रुपए की कीमत गिराने का बड़ा फैसला लिया और सरकार ने पैसा जुटाने के लिए सोने की होल्डिंग गिरवी रखी और यही दम तोड़ दी। अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई और पैसे से पैसा बनने लगा। बजट में आर्थिक सुधारों की जो गंगा बही वो अब भी बदस्तूर जारी है। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी एक विशाल जनादेश के साथ सत्ता में आए और उन्होंने भी कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, गरीबों को बैंकों से जोड़ा, देश के डिजिटलीकरण के लिए कई काम किए और सुधारों की ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं और मंजिल अभी दूर है। ET नाउ स्वदेश। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे मेहनत के पसीने से कमाए जाते हैं और पैसे को कमाने की सबकी अपनी कहानी है। लेकिन किसी ने कभी सोचा है कि इस पैसे की क्या कहानी है? जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज़ाद भारत में रुपए की दास्तान, ताकि आप भी जान सकें कि कैसे बना पैसा। एक रिपोर्ट। मैं रुपया, मैं भारत की मुद्रा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। ये कितना सच है ये तो वही जाने, मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं रुपया हूं, सबका चहेता, सबका प्यारा, सबका दुलारा हूं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे पाने की हसरत में जी तोड़ मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी संघर्षों से जूझता रहा हूं, बदलता और बिगड़ता रहा हूं। एक वक्त था जब मैं लोहार के हथौड़ों से और कुम्हार के ठठेरों से बनता था। कभी सोने, कभी चांदी, कभी तांबे, कभी मिट्टी के सिक्कों में चलता था, कभी कौड़ी के भाव में भी रहा और बाद में कागज ही मेरी पहचान बन गई। लेकिन मुझे अपने होने का असली एहसास तब हुआ जब मैं आजाद भारत की फिजा में आया। आजादी से पहले मेरा रंग ब्रिटिश हुकूमत के रंग में रंगा था।
मेरे हर लिबास पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी रहती। लेकिन आजादी के बाद ये गुलामी का लिबास भी हटने लगा और मेरी रंगत बदलने लगी। 1949 को मैं पहली बार भारत में छपा और रूप था ₹1 का। मेरे इस रूप का आकार बड़ा था और तब मुझ पर किंग जॉर्ज की तस्वीर नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र की तस्वीर थी, जिसे देख देख मैं इतराता था। इसके अलावा तंजौर मंदिर, यूएन कैपिटल, गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरों से भी मैं 20-22 सालों तक सजता संवरता रहा। और फिर आया साल 1969, जब मैं पहली बार सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी के सूत काटती हुई तस्वीर के लिबास में आया। वक्त बढ़ता रहा, बदलता रहा और फिर 1996 में हाईटेक तरीके से पेश हुआ, जिसमें कई एडिशनल फीचर्स के साथ गांधी जी की मुस्कुराहट भरी तस्वीर से मैं भी मुस्कुराने लगा और यही तस्वीर मेरी फेवरेट तस्वीर बन गई। असली बदलाव हुआ 2016 की नोटबंदी के बाद। तब मेरा रूप भी नहीं, आकार भी बदल गया। लालिमा बिखेरे मेरे 1000 का नोट उड़ गया, मगर उसके बदले छोटा सा गुलाबी 2000 का नोट भी आ गया। अब मैं पहले से छोटा हो गया, लेकिन मूल्यवान हो गया। इसके साथ ही नीले, पीले, हरे, गुलाबी जैसे कई रंगों से मैं सजता और संवर रहा हूँ। मूल्य मेरी कहानी सिर्फ मेरे रंग की नहीं, मेरे ढंग की भी है। जब मैं छोटे छोटे रूप में था, ये बात 16 आने सच है। इस 16 आने का ही मैं ₹1 होता था। 2 गेहूं की बालियों के बीच एक लिखा हुआ मेरी सूरत वाकई लाजवाब थी। मेरा 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे का भी एक परिवार था, मगर 70 के दशक में ये बंद कर दिए गए और 1988 में 10, 25 और 50 पैसे के सिक्कों ने इनकी जगह ले ली। फिर 1990 के दशक में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के भी शुरू हो गए। लेकिन 10, 20, 25, 50 पैसे के सिक्के कब मेरा साथ छोड़कर चले गए पता ही नहीं चला। वक्त की हवा में मेरे छोटे छोटे रूप भी खत्म नहीं हुए, बल्कि बड़े रूप भी बदले। 1954 में मैं कुछ रुआबी तरीके से भी आया। 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का मेरा रुतबा शुरू हुआ, लेकिन छठे दशक में आई मंदी ने मुझे झकझोर दिया, जिसके असर से जनवरी 1978 में 5000 और 10,000 के मेरे रूपों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे मुझ पर जैसे वज्रपात सा हो गया, जब मेरे 500 और 1000 के नोटों को बिना इत्तला किए बंद कर दिया गया। और तब पूरा देश कई महीनों तक कतार लगाकर मुझे बैंकों की खिड़कियों तक छोड़ने आया। मैं गमगीन था, कुछ हैरान परेशान भी, लेकिन इसके बाद मैं 2000 के गुलाबी रंग के नोट में भी आ गया और फिर शहर शहर गांव का सफर शुरू हो गया। इससे पहले मेरे ठिकाने कम ही थे, अधिकतर बैंक या तिजोरी में ही रहना पड़ता था, लेकिन फिर एटीएम भी आया, कई पेमेंट ऐप आए और मैं आसानी से इधर से उधर घूमने लगा। और हाँ, एक अच्छी खबर भी है कि अब मैं वर्चुअल दुनिया में भी एंट्री करने वाला हूँ, क्योंकि सरकार ने हाल ही में डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की है। मतलब है कि मैं डिजिटल अवतार में आने वाला हूँ। ये थी मेरे संघर्ष और बदलावों की कहानी। इन तमाम बदलावों और संघर्षों के बीच एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहता है कि मेरी तुलना उस अमेरिकी डॉलर से होती है जो कभी मेरे बराबर था। मैं मंदी, आर्थिक उदारीकरण जैसी कई वजहों के चलते कमजोर होता गया और डॉलर मुझसे करीब 78 गुना ताकतवर हो चुका है। आजादी से अब तक मैं 1775% गिर चुका हूँ, लेकिन टूटा नहीं हूँ।
उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मैं एक बार फिर से तनकर डॉलर के बराबर खड़ा हो पाऊंगा और कह पाऊंगा मैं रुपया हूं, मैं भारत की मुद्रा हूं। ईटी नाउ स्वदेश। भारत की आज़ादी के 75 साल, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। जी हाँ, आज़ादी के वक्त देश के लोगों के पास निवेश के कुछ गिने चुने विकल्प ही हुआ करते थे। लोग या तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते थे या फिर सोना चांदी और ज़मीन में पैसा निवेश करते थे। लेकिन 60 और 70 के दशक में निवेश की परंपरागत दुनिया में म्यूचुअल फंड्स ने दस्तक दी और अब म्यूचुअल फंड मौजूदा दौर में निवेश के शानदार विकल्प के तौर पर उभरे हैं। इतने सालों में म्यूचुअल फंड्स ने किस तरह अपना सफर तय किया और उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसे हम यूटीआई के नाम से भी जानते हैं। साल 1963 में इसकी स्थापना के साथ भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आगाज हुआ। मकसद था फाइनेंशियल मार्केट में आम आदमी की भागीदारी बढ़ाना और उसे समृद्धि के रास्ते पर ले जाना। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की पहल पर यूटीआई की स्थापना की गई। यूटीआई ने साल 1964 में पहली यूनिट स्कीम लॉन्च की थी। यूटीआई का गठन संसद के एक एक्ट के जरिए 1963 में किया गया था। शुरुआत में यूटीआई ने आरबीआई के मातहत काम किया। साल 1978 में आरबीआई को यूटीआई से अलग किया गया और उसी साल आईडीबीआई को आरबीआई की जगह यूटीआई के रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का जिम्मा मिला और 1988 के अंत तक यूटीआई 6,700 करोड़ का फंड मैनेजमेंट करने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया। 1987 के बाद म्यूचुअल फंड्स का जो काफिला चला वो जल्द बड़े कारवां में बदल गया। दिसंबर 1987 कैन बैंक म्यूचुअल फंड, अगस्त 1989 में पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, नवंबर 1989 में इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, जून 1990 में बैंक ऑफ इंडिया, अक्टूबर 1992 में बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने कदम रखा। जून 1989 में एलआईसी ने म्यूचुअल फंड की दुनिया में अपनी एंट्री की, जबकि जीआईसी ने दिसंबर 1990 में अपना म्यूचुअल फंड स्थापित किया। 1993 के आखिर तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास 47,004 करोड़ का एयूएम था। अब निवेशकों के हितों की रक्षा, सिक्योरिटी मार्केट के विकास और रेगुलेशन के मकसद से अप्रैल 1992 में सेबी का गठन हुआ। साल 1993 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर ने दस्तक दी। पहली बार म्यूचुअल फंड को लेकर रेगुलेशन लाए गए। जुलाई 1993 में कोठारी पायनियर फंड आया, जिसका बाद में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में मर्जर हो गया। इस दौरान म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज्यादा विकल्प आए। मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ा, निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। 1996 में पहली बार सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में बदलाव किए गए और ये वो दौर था जब प्राइवेट सेक्टर की स्कीम्स का सीधा मुकाबला पब्लिक सेक्टर की स्कीम्स के साथ हुआ। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स की संख्या बढ़ती गई और कई विदेशी स्पॉन्सर्स ने भारत में म्यूचुअल फंड स्थापित किए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस दौरान कई मर्जर और एक्विजिशंस भी देखे। जनवरी 2003 के अंत तक 33 म्यूचुअल फंड थे, जिनका कुल एयूएम 1,21,805 करोड़ रुपए था। इनमें अकेले यूटीआई की अगर हम बात करें तो यूटीआई के पास 44,541 करोड़ रुपए का एयूएम था। फरवरी 2003 में यूटीआई को तोड़कर दो हिस्से किए गए, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी सूटी और यूटीआई म्यूचुअल फंड्स। साल 2009 में मंदी का दौर पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तमाम निवेशकों ने अपनी पूंजी गंवाई। लोगों ने न सिर्फ कैपिटल मार्केट में पैसे खोए बल्कि विश्वास भी खोया। ये दौर भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। सेबी ने एंट्री लोड खत्म किया और वैश्विक मंदी का असर म्यूचुअल फंड सेक्टर पर अगले 2 साल तक रहा। वक्त बदला और कहीं ना कहीं सेबी को म्यूचुअल फंड को लेकर जागरूकता बढ़ाने को लेकर कदम उठाना जरूरी लगा। खासकर छोटे और मझोले शहरों तक सेबी ने 2012 में देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए।
इन कदमों के जरिए न सिर्फ ग्लोबल मंदी का असर खत्म हुआ, लेकिन 2014 से म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बढ़ने का सिलसिला भी जारी रहा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सफरनामा। मई 2014 में पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए के AUM का आंकड़ा पार। अगस्त 2017 में AUM का आंकड़ा 20 ट्रिलियन रुपए के पार। नवंबर 2020 में 30 ट्रिलियन रुपए AUM का आंकड़ा पार। 2012 और 2022 के बीच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 6.89 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 35.64 ट्रिलियन रुपए हुआ। पिछले 5 साल में इन्वेस्टर फोलियो में लगातार तेजी देखी। जून 2017 के फोलियो 5.82 करोड़ से बढ़कर जून 2022 में 13.47 करोड़ पर पहुंचे। 2017 से औसत हर महीने 12.74 लाख नए फोलियो जुड़े। 2012 के बाद से म्यूचुअल फंड सेक्टर ने जो तरक्की की कहानी लिखनी शुरू की है वो लगातार जारी है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी किश्तों में निवेश का तरीका, ये वो तरीका है जो कि आम लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय हुआ है। उनकी छोटी छोटी बचत को मोटे मुनाफे में इस तरीके ने बदला है। SIP अकाउंट्स की बात करें तो 2016 में 1 करोड़ का मार्क पार करने के बाद जून 2022 तक ये आंकड़ा 5.55 करोड़ पर जा पहुंचा है। इसी बात से कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब आर्थिक आजादी का हर भारतीय का सपना पूरा होगा। कहते हैं सोना है सदा के लिए। सोना कल भी सबसे खरा था और आज भी उतना ही खरा सौदा है। निवेश की बात हो या फिर दिखावे के लिए या फिर शादी और पूजा पाठ जैसे शुभ मौकों के लिए, सोने को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। सोना हर किसी को आकर्षित करता है। इसकी लोकप्रियता ही है कि सोना 75 साल में 64,000% से ज्यादा महंगा हो चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं सोने की 75 साल की यात्रा का। आज़ादी के 75 साल में सोने में कौन कौन से पड़ाव तय किए, आइए देखते हैं। उन्नीस सौ 1947 में 10 ग्राम सोने का भाव 88 रुपए के करीब था, जो अगस्त 2020 में बढ़कर 56,191 रुपए के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। यानी 75 साल में सोने ने 64,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अगर सोने का मौजूदा भाव 52,000 से भी तुलना करें तो आजादी से अब तक करीब 59,000% तक की तेजी आ चुकी है। यानी आम आदमी जो निवेश की ABCD भी नहीं समझते थे, उन्होंने भी अगर लंबे समय तक गोल्ड को होल्ड किया होगा तो हजारों % की कमाई कर चुके होंगे। देश में सोने को लेकर इतना ज्यादा आकर्षण है कि निवेश हो या ज्वेलरी के लिए खरीदारी हो या फिर किसी शुभ मौके पर निवेश की बात हो, हर मौके पर सोने से बेहतर कुछ नहीं माना जाता है। आजादी के वक्त देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, बेरोजगारी ज्यादा थी, निवेश को लेकर लोगों में समझ नहीं के बराबर थी। उस दौर में भी खरीदारी के लिए जमीन और सोना सबसे लोकप्रिय विकल्प था। उस दौर में जो लोग थोड़े जागरूक थे, उनको सोने ने लंबी अवधि में जोरदार रिटर्न दिए। हालांकि ऐसे लोग जो बिना सूझबूझ के भी गोल्ड ज्वेलरी खरीद कर घर में रखते थे, उनको भी लंबी अवधि में सोने ने जोरदार रिटर्न दिया। सोना हर दौर का साथी माना जाता है। बुरे वक्त में तो सोने से बेहतर कुछ नहीं होता। ग्लोबल मंदी हो या फिर युद्ध की स्थिति, किसी भी आपातकाल में सोना हमेशा साथ देता है। बुरे वक्त में आप किसी भी इलाके में रहते हैं तो भी आप सोना आसानी से बेच सकते हैं या फिर सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। यानी सोना लिक्विड भी काफी ज्यादा होता है। बड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक सोना रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में सोने से ज्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। गोल्ड की रियल वैल्यू बुरे वक्त में पता चलती है। कहते हैं गोल्ड को डर बहुत पसंद है। डर जितना ज्यादा होगा, सोने में उतनी ज्यादा तेजी आएगी। यही वजह है कि जब भी दुनिया में मुश्किल वक्त आता है या फिर डर का माहौल होता है, सोने में सबसे ज्यादा रुझान देखने को मिलता है। हालांकि समय के साथ और मांग को देखते हुए सोने में निवेश के तौर तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। लोकप्रियता की वजह से आज की तारीख में सोने में निवेश के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। फिजिकल की बजाय अब नए जनरेशन के लोगों को डिजिटल गोल्ड ज्यादा बेहतर लगते हैं। गोल्ड बॉन्ड से लेकर गोल्ड ETF तक,
वायदा बाजार में फ्यूचर ऑप्शंस के अलावा डिजिटल गोल्ड तक के ढेरों विकल्प बाजार में मौजूद हैं। खैर, विकल्प कोई भी हो, पर सोने से दूर कम से कम भारत के लोग तो नहीं रह सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश के लिए विश्व मोहन कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी देश की जर्नी की चंद झलकियां, और ऐसे ही संघर्षों से देश बना है और बनता रहेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारी खास पेशकश को यहीं देंगे विराम, और इस मौके पर बस यही कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।